अच्युत, यस सर। सबको ज्वाइन करने दो, अभी और भी बच्चे लाइन में। 5 मिनट ज्वाइन करने में ही तुम लोग लगा देते हो। चलो, तो क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, आपको कुछ फिगर्स दिया हुआ है और फ्रॉम दैट फिगर्स रिलेटिंग टू वर्किंग ऑफ टू कंपनीज ड्यूरिंग द ईयर 2015, टू कंपनीज हैं जिनके कुछ फिगर्स दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, और आपको कंपेयर करना है, दैट इज रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। आपको कंपेयर करना है दोनों कंपनी में जो आपका इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न कितने % का आ रहा है, और कंपेयर करने के बाद आपको कंक्लूजन देना है कि कौन सा कंपनी इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, और उसमें कुछ आपको एक्सप्लेनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे डिसीजन जब हम लोग लेते हैं, तो डिसीजन लेना हमें कौन से सब्जेक्ट में सीखते हैं हम लोग एक्चुअली में? डिसीजन लेना मैनेजरियल साइंस जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको तुम लोग इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हो, दैट इज आप लोग पढ़ते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या सीखते हैं? डिसीजन लेना, वो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, मैम पढ़ा रही हैं आप लोगों को। तो इकोनॉमिक्स में आप लोग कुछ पढ़े होंगे, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कोई बताएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अच्छा, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, क्योंकि 11th में आप लोगों को ये पढ़ना था और आप लोग अभी अभी तो भूल चुके होंगे, है ना? एम आई राइट और रॉन्ग? सब भूल गए होंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। पहले तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर बोथ दी कंपनीज। एक कंपनी राम लिमिटेड है और एक कंपनी है श्याम लिमिटेड। दोनों का पहले हमें डिस्कस करना है। विवेक राज कोई है? राम लिमिटेड एंड श्याम लिमिटेड। ठीक है, डेटा देखो क्या क्या दिया हुआ है। देखो तो नेट प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो तो कुछ याद आ रहा है? ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसा कुछ हम लोग कैश फ्लो में भी पढ़ रहे थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यस सर, यस सर। है ना? तो देखो, आप जो FSA यानी ये वाले बुक में आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो, ये वाले बुक में, वो आपके मैनेजरियल अकाउंटिंग के का ही हिस्सा है। यानी इस अकाउंटिंग में आप एनालिसिस एंड डिसीजन लेना सीखते हो, है ना? जैसे आप किसी शेयर बाजार में शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उनको कैसे आप डिसाइड करोगे, तो इस बुक में आपको वो सब चीजें सिखाई जाती है रेशियो एनालिसिस के थ्रू। आपको RSI इंडेक्स और प्राइस इंडेक्स, मूविंग एवरेज इंडेक्स, आई एम सॉरी, रेशियो आपको सिंपल सिंपल अभी इसमें सिखाया गया है, ये सब चीजें नहीं बताई गई होंगी। हाँ, आई एम सॉरी। हाँ, रेशियो आप लोग पढ़ेंगे। रेशियो एक्चुअली हमें मैनेजमेंट डिसीजन लेने में मदद करता है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में, एनालाइज करने में मदद करता है। रश्मि कोई है? ठीक है, ओके। तो देखो, पहला आइटम जो दिया हुआ है, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना दिया हुआ है राम लिमिटेड का? 37,500। और श्याम लिमिटेड का कितना दिया हुआ है? श्याम लिमिटेड का, तुम लोग बोलो, कोऑपरेट करो, पार्टिसिपेट करो, बोलोगे तब ना सीखोगे, हमको भी पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो कि सब सो रहे हो। तुम लोग कैमरा ऑन करके। 60,000। 60,000। फिर है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है? 67,500। एंड 90,000। उसके बाद क्या है? 90,000। जनरल रिजर्व। कितना कितना है जनरल रिजर्व? कितना है? 15,000 and 30,000 सर।
30,000। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कोई डिफरेंस बताएगा, दोनों में अंतर क्या होता है? 22,500 और 45,000। उसके बाद है 12% डिवेंचर। अभी डिवेंचर तो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, इशू ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर के बारे में हम बताएंगे, व्हाट इज डिवेंचर, व्हाई कंपनी प्रीफर टू रेज मनी बाय द डिवेंचर एंड बॉन्ड्स। तो वो हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इशू ऑफ शेयर कैपिटल तो तुम लोग पढ़ चुके हो, तो आई थिंक, आई एम श्योर कि उसमें आप पढ़े होंगे इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर के बारे में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। जब तक मैं क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगा, जरा आप बताएं तो कोई बच्चा, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है, मैं यहाँ पे जब तक लिख लूँ। 12% डिवेंचर है 45,000। एनीबॉडी जल्दी बताइए, समय नहीं है। 45,000, 75,000। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, लिंक भेजने दो। हाँ बताइए कोई बच्चे। हेलो। सर हाँ सर जब फर्म बंद होने लगती है तो इक्विटी शेयर को अगर हम लोग अमाउंट पे नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन प्रीफरेंस शेयर को करना पड़ता है। हाँ, ये बात तो सही बोल रही है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट्स मिलता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी है। यस सर। और अगर हम बोले कि इतना हम लोग, बुकिस लैंग्वेज हमको नहीं मालूम है, हम लोग पटना सिटी के नॉर्मल बंदे हैं, कंपनी ये सब बड़े बड़े शहर की बात होती। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो हमारे घर में देखो, जैसे, हाँ, परिवार में देखा जाता है कि एक होता है अपना बेटा, ओन सन, और एक होता है दामाद, है ना। तो अपना बेटा मतलब कि आपके घर में मुसीबत आएगा, कोई कष्ट आएगा, तो बेटा को तो बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन दामाद जो होते हैं घर के, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉ, है ना, इन लॉ। तो जो घर के दामाद होते हैं, उनको उनको आप कितना भी कष्ट में हो, लेकिन आपको उनको खातिर उनकी इज्जत करनी पड़ती है। तो जस्ट लाइक दैट, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी वही डिफरेंस है जो परिवार के अंदर एक बेटा और एक दामाद में देखा जाता है। ये मेरा वे ऑफ समझाने का तरीका है, मैं चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ता हूँ ताकि आप उसे याद रखने में मदद मिले, इसे अदरवाइज नहीं ले। तो क्या होता है कि घर में जब आपके, मतलब कि दामाद आते हैं, आपके जीजा, आप लोग उनको जीजा जी बोलते हैं क्योंकि आप लोग बड़े बहन होंगे या होंगे। तो आपके जीजा जी जब घर आते होंगे तो देखते होंगे कि आपके डैडी अगर मुसीबत में भी हैं तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो कहने को है कि वो हमारे बेटे जैसे हैं। बेटे जैसे और बेटा होना में अंतर होता है, लेकिन वो हैं तो वो बाहर वाले, वो दामाद ही है, लेकिन उनको इज्जत देना पड़ता है क्योंकि उनमें हमारा इंटरेस्ट है, क्योंकि हमने अपने घर का एक सदस्य उनके घर में भेजा है। ठीक वैसे ही इक्विटी शेयर कैपिटल, कि जब कंपनी के ऊपर कोई मुसीबत आता है ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले बोलते हैं भाई कंपनी तो अपनी है, अपने को मुसीबत झेलना पड़ेगा, भाग के जाएंगे कहाँ। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ये सब नहीं, उनको उनको इन सब से मतलब नहीं होता। वो कहते हैं हमको कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो मेरा जो इंटरेस्ट है, जैसे 12% प्रेफरेंस शेयर है तो मेरे को 12% चाहिए। अब अगर बाई चांस किसी साल अगर प्रॉफिट नहीं हो पाया है कि आप 12% दे पाए, तो आप अगले साल दे देना क्यूमुलेटिव करके, क्योंकि इंडिया में नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स नहीं इशू कर सकते हैं एज पर कंपनी लॉ। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड irredeemable preference share in India we cannot issue, and the third thing, in India fractional shares cannot be issued। तो ये सब बातें इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल में आप लोग पढ़ेंगे। वेरी गुड, जिसने भी बताया, है ना। और अगर हम बुकिश लैंग्वेज में बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होती हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उसी केस में वोट कर सकता है जहां प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई अफेयर्स का वोटिंग चल रहा हो। तो ये सब बात हम लोग अब साइड करते हैं। आते हैं, हम लोगों को कैलकुलेट करना है राम लिमिटेड का। और अरे रिकॉर्डिंग ऑन किए थे?
हेलो, हाँ, यस सर। वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, तो अब हम लोग सॉल्यूशन में आ रहे हैं, जो प्रोजेक्ट का हमारा सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन में हम लोगों को निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोग लिखेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग कैलकुलेट क्यों करते हैं वो लिखेंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पहले लिखो, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नेट प्रॉफिट हम उसे बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है हमारा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताओ। ये रेशियो वाले चैप्टर में फाइनेंस आप लोग पढ़े होंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब नेट प्रॉफिट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम परसेंटेज में इंडिकेट करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हो 1 लाख का, तो वहां पे आपको बोलता है ना आपको 7% रिटर्न मिलेगा। तो हम लोग जब रिटर्न प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं तो परसेंटेज 100 बेसिस पे इंडिकेट करते हैं, दैट इज वाई यहाँ पे हमने इनटू 100 किया। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट थिंग इज कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या होता है पहले कौन बताएगा, पहले कैपिटल का मतलब बताओ, कैपिटल का मतलब क्या होता है एनीबॉडी जल्दी। फिर कुंदन से पूछेंगे तो वो भाग जाएगा। यस सर, पूछिए ना, नहीं भागेगा। कैपिटल का मतलब बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल। ये स्टैंडर्ड 12th के बुक में नहीं मिलेगा बच्चा, पेज मत सर पलटो। हम्म, बोलो। सर अमाउंट दैट वी इन्वेस्ट इन कंपनी। वो तो शेयर कैपिटल होता है ना, कंपनी में शेयर कैपिटल होता है, पार्टनर में पार्टनर कैपिटल होता है, और प्रोप्राइटर में कैपिटल होता है। कैपिटल का मतलब होता है फंड इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू इट्स ओन बिजनेस। पैसा जो ओनर के द्वारा उसके खुद के बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया जाता है वो कैपिटल कहलाता है। कैपिटल बाय नेचर पर्सनल अकाउंट होता है। किस टाइप का अकाउंट होता है कैपिटल, पर्सनल अकाउंट। कंपनियों के अंदर आप जब बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है, पहला है इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें नंबर 1 आइटम जो होता है दैट इज शेयर होल्डर्स फंड, जिसे हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 चीज आता है। नंबर 1 शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में बोथ दैट इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों हम लोग कंसीडर करते हैं। इक्विटी हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रेफरेंस कैपिटल भी दिया हुआ है क्वेश्चन। नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब प्रॉफिट का हिस्सा जो हमने अपने बिजनेस में सेफली इन्वेस्ट कर रखा है, जो हमने अर्न किया है, और अर्न किया हुआ प्रॉफिट का हिस्सा हमने बिजनेस में ही रिटेन्ड कर दिया है, अभी अपने बिजनेस से विड्रॉ नहीं किया है, तो वो हम लोगों का कहलाता है रिजर्व एंड सरप्लस। जैसे जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, है ना, ये सब रिजर्व है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, सब रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा है। तो रिजर्व एंड सरप्लस आता कहां से, जो ओनर्स शेयर होल्डर्स लोग जो अर्न करके प्रॉफिट का हिस्सा बिजनेस में रिटेन्ड कर देते हैं, उसे ही बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये भी तो एक प्रकार से ओनर का ही पैसा है, ओनर का ही फंड है। और तीसरा आइटम होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स का मतलब होता है कि कभी कभी शेयर होल्डर्स लोग कंपनी में और शेयर्स खरीदना चाहते हैं, फ्रेश शेयर्स, लेकिन कंपनी ऐसा थोड़ी ना होता है कि जब इच्छा तब शेयर्स बाजार में लेकर बेच दे। कंपनी को शेयर्स बेचने के लिए सेबी के गाइडलाइंस और कंपनी लॉ के कॉम्प्लायंस को पूरी करनी पड़ती है। तो जब शेयर होल्डर्स बहुत जिद करता है कि मुझे शेयर चाहिए ही चाहिए, तो कंपनी बोलता है ठीक है अभी तो मैं आपको शेयर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, मुझे पैसे दे दो और मैं आपको एक वारंट दे देता हूँ, यानी पेपर पे लिख के दे देता हूँ कि जब भी कंपनी फ्रेश इशू लेकर आएगी उस पैसे को आपको फ्रेश इशू अलॉट करके वो पैसा एडजस्ट कर देगी। तो उस केस के लिए एक आइटम आता है दैट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो ये तुम लोगों को भी स्टैंडर्ड 12th में इसका कोई काम है नहीं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स।
ठीक है, ये सब आप बैलेंस शीट में पढ़े होंगे चैप्टर 1 में, जब बैलेंस शीट और स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे होगे तब। और नंबर 2 इसमें आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। अब ये एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट क्या है, इसका मतलब क्या होता है? आप लोग इश्यू ऑफ शेयर सीखे होंगे तो आप पहला एंट्री पास करते होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और आपको ये पता होना चाहिए कि या बताया गया होगा कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो पब्लिक पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करती है और कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म को एनालाइज करती है, डिस्कस करती है कि इशू करना है शेयर उनको कि नहीं करना है। अब जैसे दाऊद इब्राहिम अगर शेयर के लिए अप्लाई कर दिया और हमने दाऊद इब्राहिम को शेयर इशू कर दिया तो कंपनी पे ताला लग जाएगा, क्योंकि दाऊद इब्राहिम इज डिक्लेयर्ड एनिमी फॉर आवर कंट्री। तो एक कंपनी में अगर हम दुश्मन के पैसे को लगाएंगे तो बाय लॉ ये इलीगल है। तो इसलिए एप्लीकेशन पहले आता है, एप्लीकेशन को कंपनी एनालाइज करता है, पढ़ता है और उसी एप्लीकेंट्स को शेयर इशू करता है जो बोनाफाइड होते हैं। बोनाफाइड का मतलब कि जो किसी भी तरीके से नाकारने लायक नहीं है पर्सन, उन्होंने पैसे भी दिए हैं और सभी तरीके से वो लायक भी है। जैसे अगर कोई 17 साल का बच्चे का एप्लीकेशन आ गया तो कंपनी उसको शेयर इशू करेगी क्या? बताओ तो बच्चे लोग, 17 साल का कोई बच्चा आ गया, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स टू अ माइनर। तो 17 साल के बच्चे को शेयर्स कंपनी इशू नहीं करेगी। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब वो पैसा होता है जो कंपनी ने आपसे रिसीव किया है बट अभी बदले में आपको शेयर अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो वो पैसा यहाँ पड़ा रहता है। नंबर 3 आइटम आपके बैलेंस शीट में होता है, दैट इज, हेलो हेलो, अच्छा हम क्लास ले रहे हैं, आप जूम मीटिंग में आ जाओ, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ वहीं पे, और जो फ्रेंड है आपके उन सबको लेकर आ जाओ, मैं लिंक भेज दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप पे हेलो बोलो इसी नंबर पे। ठीक 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 है। तो आप लोग बीबीए में हो, बीबीए बीबीए कौन सा सेमेस्टर है? ठीक ठीक ठीक, मैं क्लास के बाद बात करूँ, ठीक। नंबर 3 आइटम जो यहाँ पे होता है दैट इज नॉन करेंट लायबिलिटी। सब क्लास में हो जी कि सो गए हो? नॉन करेंट लायबिलिटी। अब नॉन करेंट लायबिलिटी में सबसे पहला जो आइटम होता है दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और हमको यहीं तक अभी बैलेंस शीट का काम है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तक। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब शेयर होल्डर्स फंड, यानी शेयर होल्डर्स फंड का मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया हुआ मिलेगा। तो आपको शेयर कैपिटल ऐड करना है। अब शेयर कैपिटल में क्या क्या ऐड करेंगे? तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, क्योंकि दोनों का मतलब शेयर कैपिटल है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल है और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए हैं दैट इज जनरल रिजर्व और फ्री रिजर्व्स, उन सबको ऐड करना है। और नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म डेप्ट को, जैसे बैंक लोन फॉर मोर देन 1 ईयर, बैंक लोन फॉर मोर देन 1 ईयर, डिबेंचर, डिबेंचर भी एक प्रकार का लॉन्ग टर्म लोन होता है कंपनियों के लिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आप लोग लिख लोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मींस ये बैलेंस शीट मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए बस एक बार डिस्कस किया था, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब क्वेश्चन में देखकर हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सारे चीजों का डिटेल दिया हुआ है। ये देखो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, दिस विल आल्सो बिकम पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर्स फंड
में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो देखो, तो शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में दो तरह का शेयर कैपिटल, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस, प्लस आपका जनरल रिजर्व दिया हुआ है। तो इन सब को सम अप करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा निकलेगा। और क्या होता है सम, और क्या ऐड करते हैं, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट में आप देखो बैंक लोन होता है और डिवेंचर होता है और बॉन्ड्स होते हैं, बट बैंक लोन और बॉन्ड्स के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, बस डिवेंचर दिया हुआ है 12% डिवेंचर। तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए इक्विटी शेयर कितना है वो ऐड करना होगा। तो एक एक करके बताते जाओ, इक्विटी शेयर कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, कितना है इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले राम लिमिटेड का, राम लिमिटेड का यहीं पे हम ऐड कर देते हैं, यहाँ राम लिमिटेड का ऐड करके बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर प्लस डिवेंचर, इन सब को ऐड करो तो आपका क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐड करके बताओ कितना आ रहा है बच्चा, ऐड करो 67,500 प्लस 22,500, दैट मीन्स आपका हो गया 90 और 15, 1,05,000 प्लस 45। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है राम लिमिटेड का, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है राम लिमिटेड का राम लिमिटेड का आ रहा है 1,50,000। कैसे आया, आप लोग यहाँ पे लिख कर दिखाओगे अपने प्रोजेक्ट में, और जितना एक्सप्लेनेटरी टाइप से बनाओगे, जितना नीट एंड क्लीन और एक्सप्लेनेशन अच्छा होगा, तो यहाँ पे तुम एक लाइन और ऐड कर देना, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर सबको ऐड करके दिखा देना कि 1,50,000 कैसे आया। राम लिमिटेड का है 1,50,000, और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ पे नेट प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं, हम लोग नेट प्रॉफिट उसी को ले लें। तो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है आपको वहां पे क्वेश्चन में। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ, दैट इज 37,500। ठीक है, हम नेट प्रॉफिट को निकाल कैलकुलेट करने के लिए इसमें से इंटरेस्ट को डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि दैट इज नेट प्रॉफिट है अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, दैट इज 37,500। ये गिवन है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 37,500 इज गिवन। ठीक है, अब करना क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड का, फॉर्मूला क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड का, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट आपका कितना है 37,500 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 1,50,000 इनटू 100। इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, देखते हैं। ट्वेंटी 25%, कितना आएगा 25%। यह आपका आया नेट प्रॉफिट बिफोर सॉरी कैपिटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI फॉर राम लिमिटेड। अब राम लिमिटेड का अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक उसी तरीके से श्याम लिमिटेड का भी इन रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना होगा। श्याम लिमिटेड का, श्याम लिमिटेड का भी वैसे ही निकालेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 60,000, 60,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड इसका भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, ऐड कर देंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है उनको ऐड कर देंगे। क्या क्या ऐड करेंगे, तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। शेयर होल्डर्स फंड में ये आएगा 90,000, इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, इन सबको ऐड करोगे, इन सबको ऐड करोगे तो इनका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2,40,000।
90, 30, 120, 120 और 45, 165, 165 plus 5, 170 plus 70, 2,40,000, 2,40,000. Now, net profit is 60,000 and capital employed is 2,40,000 into 100. तो इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कैलकुलेट करोगे 60,000 डिवाइडेड बाई, इसका भी रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट आ रहा है 25%. वाह. तो अब आपको डिसाइड करना है कंक्लूजन कि विच कंपनी इज बेटर, किस कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट करें. तो अब ये कंक्लूजन एक एक करके आप लोग पहले बताओ कि आपके हिसाब से कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना मोर सुटेबल है ना. आप लोग बताइए एक एक करके. चलिए कौन बताएगा पहले. अनिकेत तुम बताओ. अनिकेत. ऐश्वर्या तुम ही बताओ, कुछ बोल रही हो, माइक ऑन करके बोलो. पहला तो एक गुडविल हो गया. दूसरा किसी ने बोला था वो भी सही था कि ग्रोथ फैक्टर, कि फ्यूचर में दोनों कंपनी अपने आप को कहाँ एस्टेब्लिश करना चाहती है, कंपनी का विजन क्या है. विजन मतलब कि उसका भविष्य का प्लान क्या है, वो भविष्य में क्या करने वाली. ठीक है, उसके बेसिस पे भी हम डिस्कस करें, डिसाइड करेंगे. नंबर थर्ड इज कैश आउटफ्लो. यानी अगर आप राम लिमिटेड में पैसे लगाते हो तो राम लिमिटेड में आपको कितना पैसा लगाना पड़ रहा है. कैपिटल एम्प्लॉयड देखकर बताओ राम लिमिटेड का कितना था. 1.5 लाख. यानी 1,50,000 रुपए लगाकर 25% अर्न कर रहे हो. और श्याम लिमिटेड में आपको 2.5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे तब आप 25% अर्न करोगे. अब बताओ कौन सा कंपनी बेस्ट है. राम लिमिटेड. अभी राम लिमिटेड आपका आंसर अब चेंज हो गया. तो देखो हम डिसाइड करते हैं, जैसे मान लो कि हमने 2 महीना 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 2 से 3 महीने के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तब आपका डिसीजन डेफिनेटली राम लिमिटेड ही होगा. क्योंकि राम लिमिटेड में आप 1.5 लाख रुपए लगाओगे तो 25% आपको रिटर्न मिल जाए. लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म में तो आपने बताया था ना कि एक श्याम लिमिटेड है जो इलेक्ट्रिक कार्स बना रही है और लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिक कार्स का डिमांड ज्यादा होगा. तब आपका डिसीजन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, श्याम लिमिटेड. तो आप देख रहे हो ना कि सेम कंपनी सेम रिटर्न, पैसे एक में 1.5 लाख और एक में 2.5 लाख. तो डिसीजन कितने फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. तो इन सबको कंक्लूजन में आपको लिखना है. और कंक्लूजन आप लोग, समय आई थिंक कि समाप्त हो रहा है, 1 मिनट से भी कम है. तो मैं काम करूंगा, कंक्लूजन भी आप लोगों को लिखकर ग्रुप में डाल दूंगा और इस क्लास का जो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा. आप लोग यहाँ से कॉपी करके, लेकिन हाँ प्रेजेंटेशन आप लोग बहुत अट्रैक्टिव बनाना और इंडेक्स में आप उसको लिखना कि ये आपका प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट.